मनुस्मृति वहाँ लागू करिए, वहाँ जो है जहाँ ब्लड है, ब्लड बैंक जहाँ इकट्ठा होता है, बोतलों में लिखवा दीजिए कि ये ब्राह्मण अगर एक्सीडेंटल है तो ब्राह्मण का होना चाहिए, शुक्ला अगर है तो शुक्ला का खून चाहिए, तब ना हम जाने। तो वहाँ तो बोतल पे जो है पता नहीं मुस्लिम का है कि दलित का है कि किसका ब्लड है, तो वहाँ तो जान बचाना है तो चाहिए, वहाँ मनुस्मृति नहीं है। अब मनुस्मृति यहाँ लागू होगी, जहाँ शिक्षा है, जहाँ रोजगार हाँ, चाहिए, और जहाँ दलित अधिकार चाहिए। शूद्र को जो है हिंदू मानेगी भी नहीं। हिंदू मानते तो क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू आती, उदाहरण है जी, सबसे बड़ा उदाहरण आपका, जी। सबसे बड़ा उदाहरण। उनसे बड़ा कौन आदमी है भाई, कौन व्यक्ति है, महिला है वो भी। खरबूजा जो दाना भूजता है उससे पूछे लोग, स्थानीय हमारे बगल का, कि अरे भाई मंदिर में जो है ऐसी ऐसी बातें हो रही, तो कह रहा कि नहीं अरे भगवान को ले आ रहे हैं, तो वो तो उससे बड़े भगवान हो गए मोदी जी। मोदी जी राम तो हाँ, और इसके बाद उससे पूछ रहे हैं कि अरे यार तोके कौन फायदा, तू तो जो ना भरसाएं झोंकत हुआ, कल ये हमारे पूर्व जन्म का पाप है। अच्छा। ये चीज़ें जो है हटाने की बात है कि पूर्व जन्म का पाप दिखाकर आपसे जो है फायदा ले रहे हैं, वर्तमान में शोषण कर रहे हैं। तो ये शुरू से मैं वाम से का कार्यकर्ता रहा, जिसमें जौनपुर हमारी शिक्षा दीक्षा जो हुई 87 में, हम लोग गए वहाँ, और मान्यवर कांशीराम के सानिध्य में कई बार मिलने का मौका मिला। और शिक्षा के दौरान ही एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर से भी मुलाकात का मौका मिला जौनपुर में। और अभी कल के एक अखबार में न्यूज़ चली आ रही को AIM जो ओवैसी जी हैं उनके पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं, तो बहन जी इंडिया में नहीं आई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? अब ये है कि अब बहन जी नहीं आई भाई, उनका बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और हाँ, पार्टी का निर्देश भी है कि भाई बहन जी के खिलाफ क्या बोला जाएगा, बहन जी बड़ी नेता हैं और जो भी निर्णय लेंगी अच्छा लेंगी, और हमें उम्मीद है कि आना चाहिए। अच्छा, अभी उम्मीद है? भाई उम्मीद तो हम लोग यही कहेंगे कि आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा, उनके लिए भी हम लोगों के लिए भी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री सिया राम जी, और इनसे जानते हैं, इन्होंने अपने जो पूरा जीवन है समाज की सेवा में लगा दिया है। आइए इनसे थोड़ा परिचय लेते हैं। क्या नाम बाबा? मेरा नाम श्री राम गौतम है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। NGO भी चलाता हूँ और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता। पार्टी स्थापना के समय से ही मैं रहा, 2 बार जिला पंचायत रहा। इसके बाद इस समय मैं समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी में राष्ट्रीय सदस्य हूँ। और शुरू से मैं वाम से का कार्यकर्ता रहा, जिसमें जौनपुर हमारी शिक्षा दीक्षा जो हुई 87 में, हम लोग गए वहाँ, और मान्यवर कांशीराम के सानिध्य में कई बार मिलने का मौका मिला। और शिक्षा के दौरान ही एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर से भी मुलाकात का मौका मिला जौनपुर में। और शिक्षा के दौरान पढ़ाई का तो हमारा रहा कि लक्ष्य कि भाई कहीं ना कहीं नौकरी किया जाए, लेकिन उसी दौरान जो है एक दलित शिक्षा आंदोलन चला 90 में, जो चंद्रभान प्रसाद हैं उनके नेतृत्व में दिल्ली JNU से, तो वहाँ से चला। तो हम वहाँ जो है सर्वोदय छात्रावास के हम अध्यक्ष रहे। तो वहाँ जो है जौनपुर के नेतृत्व में हम लोग, लखनऊ में जो है कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी, उसमें जो है मेन लक्ष्य था कि राज्य खर्च पर जो शिक्षा दी जा रही है दलितों को, वो राज्य खर्च अपने खर्च पर दे। UGC और जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें जो है व्यवस्थाएं नहीं थी आरक्षण की, वो जो है शिक्षा शेड्यूल और OBC को दिया जाए। तो उस क्रम में हम लोग कई महीनों तक जेल में रहे। और चंद्रभान जी, एक कल्पनाथ राम थे यहीं भीमा पार के, BHU गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो साथी थे। प्रदेश नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और वो किसी कारणवश जो है आंदोलन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जो है
जौनपुर से और लखनऊ से फिर गांव की तरफ मुड़े, जिसमें जो है बाबा दादा रामकरण जी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी। बाबा रामकरण हैं, उनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था दादाजी को। और दादाजी ऐसे शख्सियत थे कि जो दूसरे की पैरवी करते थे। और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तब उसकी कमी खलती है। तो बाबा दादा रामकरण जी नहीं रहने से ये इतना तो पता चल गया कि पैरवी वाला कोई नहीं है। जी जी सर, बातों का सिलसिला आपसे बढ़ता रहेगा। तो अगला प्रश्न ये है कि जो 2024 चुनाव है उसको लेकर जो अखिलेश यादव जी का जो प्लान है वो क्या है आपके हिसाब से? अखिलेश यादव जी का प्लान ये है कि भाई 85% की भागीदारी हो। जी जी अभी तक जो भी लड़ाई जो है, चाहे बहन जी रही हो, चाहे अखिलेश जी या मुलायम जी रहे हों, हम लोगों ने देखा कि नेतृत्व में जो है 85% आता है तो संविधान संरक्षण, संविधान बचाने की और जो भी कमियां हैं, जो ज़मीन से जुड़ा है शेड्यूल, वही जान सकता है। और अखिलेश जी की प्लानिंग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो है सहभागिता हो और सीट ज़्यादा निकले और भागीदारी केंद्र सरकार में अच्छी खासी हो कि सरकार कोई भी प्रधानमंत्री बने दबाव में हो और काम हो और दलित वंचित का। तो अखिलेश यादव जी, अभी कल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 11 कांग्रेस को दी है, बाकी सीटों पे अपने पार्टी उतार रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये है कि नेतृत्व का वो मामला है और उस पर जो है हम जो है ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे। ठीक है, तो जो पीडीए गठबंधन आप लोगों का है, इसका क्या रूपरेखा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पीडीए का अर्थ है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस पे फोकस है। यही 85% है लगभग। तो पीडीए का यही है कि सारे लोग जितने हैं इधर उधर जो वो एक मंच पर आ जाएं। और नेतृत्व वालों की जिम्मेदारी है कि जो नेतृत्व करता है उस बिरादरी के, वो लोग जो है अपने लोगों को समझाएं कि इस गवर्नमेंट और आने जो पहले गवर्नमेंट थी क्या अंतर है, तभी जो है काम होगा। नहीं तो फिर तो भाई खतरे में है संविधान, और संविधान खतरे में है तो सारी व्यवस्था खतरे में है। यही मेन फोकस है अखिलेश जी। पूर्वज इतनी मेहनत से देश को आज़ाद कराए और संविधान हमारा लागू है और हमारा जो बहुजन समाज उसको अधिकार मिलते रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में देखा गया है कि अधिकारों पर बहुत हानि पहुंचाई गई, चाहे निजीकरण के माध्यम से, चाहे आरक्षण को छीनने के माध्यम से। अभी हाल ही में आप देखेंगे 69,000 भर्ती घोटाला हुआ है, हमारे कई छात्र जाके लखनऊ में धरना दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत है सरकार की नीति। और सरकार में भी जो है बिना जो है 85 की सरकार नहीं बनेगी। इसमें भी अपने लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वैकेंसी जो है, जब से गवर्नमेंट बनी वैकेंसी सब जो है बंद है। और जो वैकेंसियाँ जो है मान लीजिए हुई है उसको तो कर लेना चाहिए। और वो छात्र जो है कहाँ जाएंगे? मरने के अलावा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। निजीकरण का मतलब है कि निजीकरण में आरक्षण है नहीं। और ये गवर्नमेंट जो है ज़्यादा जो है उस पर ध्यान दे रही है कि हम निजीकरण कराएंगे तो उस पर जो है भाई संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। शून्यता संविधान का मतलब निजीकरण। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये जो है नहीं होना चाहिए। और जोगी जी भी जो मुख्यमंत्री हम लोगों के हैं भाई, ये भी गरीब तक ठीक है संवड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच से आए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ठाकुर है तो ठाकुर जो है धनाढ्य हो, ये हर चीज़ देख रहे हैं। और एक संत आदमी है तो इनको तो और जो है काम करना चाहिए। और हम काम करते तो हम लोग स्वागत करते, लेकिन ये बातें हैं नहीं, ये होना चाहिए। अभी जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया है कि बीजेपी जो है इसको अभी चुनाव, मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा मंदिर है, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसने 22 जनवरी को उद्घाटन किया है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं? ये देखिए स्टंट है केवल चुनाव का, नहीं तो ये कहा जा रहा है कि 500 बरिस से राम मंदिर जो है, राम जी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। बताइए, भगवान में आस्था रखने वाले को सोचना चाहिए कि भगवान को क्या ज़रूरत है। भाई भगवान तो कड़कड़ में है। तो जब जो है एक बार हुआ, जब मुलायम की गवर्नमेंट हुई तो वो गिरा मस्जिद, इसके बाद गवर्नमेंट इनकी आई
फिर जो है ये मामला फिर जो है राम को जो है ले जाकर 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। एकदम धोखा हुआ है, इसको समझना चाहिए हिंदुओं को। जहाँ पर मस्जिद वहाँ पर बना ही अगर जो हिंदू हैं हम लोग तो कुछ में भी नहीं है, मानेंगे ही नहीं। अगर हिंदू मानते तो राष्ट्रपति जी को बुलाते। जी जी हैं भाई, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति मुर्मू हैं, आखिर क्यों नहीं गई? उनको नहीं बुलाया। ये सोचना चाहिए बैकवर्ड को, दलित को, कि जो मंदिर के नाम पर जो गर्दन कटा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि एक आदिवासी महिला को बना दिए वोट लेने के लिए, और उनको जो है न सदन में उसमें नए संसद में बुलाए उद्घाटन में, न यहाँ बुलाए संसद में बुलाया, ना मंदिर में बुलाए। तो ये चीज़ें जो है केवल स्टैंड है वोट लेने का। आज जो अंध भक्ति में लीन हैं, गर्दन कटाने वाले, वो माने के नहीं। अब तो पत्रकार पूछ रहा है तो ये कह रहा है कि 3000 लीटर हो जाएगा पेट्रोल तब भी हम वोट देंगे। मतलब अंधभक्ति क्यों कोई सीमा ये पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ें हम लोगों को बताने की चीज़ें कि भाई देखिए ये नहीं होगा। अब एक भरभूजा जो दाना भूजता है उससे पूछे लोग, स्थानीय हमारे बगल का, कि अरे भाई मंदिर में जो है ऐसी ऐसी बातें हो रही, तो कह रहा कि नहीं अरे भगवान को ले आ रहे हैं, तो वो तो उससे बड़े भगवान हो गए मोदी जी। तो हाँ, और इसके बाद उससे पूछ रहे हैं कि अरे यार तोके कौन फायदा, तू तो जो ना भरसाएं झोंकत हुआ। कल ये हमारे पूर्व जन्म का पाप है। अच्छा। ये चीज़ें जो है हटाने की बात है कि पूर्व जन्म का पाप दिखाकर आपसे जो है फ़ायदा ले रहे हैं, वर्तमान में शोषण कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। और ये जनता को और जागरूक लोगों को समझाना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि शिक्षा जरूरी है, न कि मंदिर जरूरी है। हाँ। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी कोर्स हमारे हैं, चाहे BA से लेके BTC जो भी हैं, सबको काफ़ी महंगा कर दिया गया है। खासतौर पर BA और MA का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। तो इस कोर्स को महंगा कर देने से जो है किसको सबसे अधिक नुकसान होने वाला है? सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को है। जो शेड्यूल बैकवर्ड OBC में नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षा नीति महंगी हो गई, फीस महंगी, तो कहाँ भाई बच्चे पढ़ पाएंगे? स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। और जब से 2017 से गवर्नमेंट बनी है, OBC के लोगों को छात्रवृत्ति या तो नहीं दी जा रही है, और उन्हीं को दी जा रही है जिनका 65% 70% के आसपास मेरिट है, उनको दी जा रही है। ये भेदभाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भेदभाव गलत है। या तो शिक्षा नीति बराबर हो, और जो है जो क्राइटेरिया संविधान में दी गई है वो होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को शून्य कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है। आने वाले भविष्य में जो है देखिए सबका पलटी मारी होती है, सबका जो है कहीं ना कहीं से जो है वो गलत चीज़ें जो है आती हैं। तो ये इतना गलत नहीं इन लोगों को करना चाहिए। शिक्षा पर तो जो है विशेष छूट देनी चाहिए कि लोग शिक्षित हों। हम कह रहे हैं शिक्षित होंगे तभी जो है आदमी ठेला लगा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, शिक्षा जरूरी है ना। अनपढ़ जो है कुछ कर नहीं पाएगा, अपनी बात नहीं कर पाएगा। तो इनका मेन लक्ष्य है कि शिक्षा नहीं रहेगी तो ये जो है विरोध नहीं करेंगे, ये जो है कुछ जान नहीं पाएंगे। ये मेन मकसद है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है अच्छी सुविधा देनी चाहिए, और ये फीस बढ़ाना, स्कॉलरशिप न देना, ये तो आने वाले भविष्य में जो है अच्छी बात नहीं है। तो जातीय जनगणना को लेकर जो है अभी बिहार में जो हुआ है, और वहाँ पर OBC आरक्षण को बढ़ा के 65% किया गया है, उसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी में या पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। यहाँ गाय गोरू बकरी की जाति जनगणना कर रहे हैं लोग, पशुओं की, और आदमियों की जनगणना करने में क्या दिक्कत है भाई? वो तो बहुत सराहनीय काम जो है वहाँ का, बिहार का है कि जाति जनगणना से पता चल गया, और इसके बाद नौकरी में सबसे अव्वल जो है प्रदेश हो गया। तो ये यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी बहुमत है उनकी, यहाँ भी करते जो है उन्हीं को वोट मिलता। तो काम से वोट मिलना चाहिए, न कि जनो मनुस्मृति के अनुसार जो है काम करने से होगा। ये मनुस्मृति हम कई जगह लोगों को सुने, मनुस्मृति क्या ऐसा मनुस्मृति में था कि लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? मनुस्मृति में भाई आप तो पत्रकार हैं, और इसके बाद तमाम जानकारियां आपको हैं, लेकिन आपका ये है कि भाई जनता क्या चाहती है, क्या कह रही है। तो मनुस्मृति का मतलब कि जो मनु ने जो संविधान लिखा, वो एक संविधान है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें तमाम जो है व्यवस्थाएं हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें जो है शूद्र 85% सबसे नीचे है, और 85 को जो है एकदम गुलाम बनाए हैं, और वही गुलामी आज भी लाना चाहते हैं।
और ये संविधान जो है, संवैधानिक व्यवस्था जो है लोकतंत्र से चलेगी ना। हम आप जो है जो बोलने का अधिकार है बाबा साहब ने दिया है, वो अधिकार वो चाह रहे हैं कि ना हो। मनुस्मृति का मेन मतलब, वैसे तो बहुत बहस है मनुस्मृति में, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक संक्षेप में है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब जो है सभी व्यक्ति बराबर हैं, सबका ब्लड ग्रुप सब में है, तो उसमें जो है बर्ताव नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मनुस्मृति वहाँ लागू करिए, वहाँ जो है जहाँ ब्लड है, ब्लड बैंक जहाँ इकट्ठा होता है, बोतलों में लिखवा दीजिए ये ब्राह्मण अगर एक्सीडेंटल है तो ब्राह्मण का होना चाहिए, शुक्ला अगर है तो शुक्ला का खून चाहिए, तब ना हम जाने। तो वहाँ तो बोतल पे जो है पता नहीं मुस्लिम का है कि दलित का है कि किसका ब्लड है, तो वहाँ तो जान बचाना है तो चाहिए, वहाँ मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति यहाँ लागू होगी जहाँ शिक्षा है, जहाँ हाँ, और दलित शूद्र को जो है हिंदू मानेगी भी नहीं। हिंदू मानते तो क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू आती, उदाहरण है जी, सबसे बड़ा उदाहरण आपका, सबसे बड़ा उदाहरण। उनसे बड़ा कौन आदमी है भाई, कौन व्यक्ति है, महिला है वो भी। तो सम्मान नहीं दे रहे हैं लोग, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो 2024 में आप लोगों की क्या रणनीति अपने क्षेत्र में जो है? आपके यहाँ से सांसद श्री अफजल अंसारी जी हैं और वो अपने क्षेत्र में बहुत संघर्ष करके आज टिके हुए हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफजल अंसारी पर आरोप लगा भाई, बहाल हो गई संसद, तो इसका मतलब सही है वो। कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो हम आप तो हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग तो भाई नहीं कहेंगे ना कि भाई कैसे हैं, अपराध साबित नहीं हुआ, बरी हो गए तो अच्छे हैं। तो कोर्ट का फैसला है, तो अगर कोई भी आता है, अगर अफजल भी आते हैं पार्टी से टिकट लेकर, तो हम लोग जिताएंगे भाई। हम लोग तो पार्टी मैन हैं, जिस पार्टी में है वहाँ से। क्योंकि अफजल अंसारी घर उनकी बच्ची का शादी था, वहाँ पर अखिलेश यादव जी भी गए थे, लखनऊ। तो वहाँ पर अखिलेश यादव जी भी इशारों में कहा है कि हम लोग गाजीपुर से जो टिकट है अफजल अंसारी जी को देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बसपा से अलग नहीं हुए हैं, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी है कि देखिए भाई, अफजल अंसारी तो बसपा के सांसद हैं, अभी सांसद हैं, तो बीच में तो कहीं पार्टी दूसरे में नहीं जाएंगे। अब बड़े नेता हैं वो, 5-6 बार जो है भाई विधायक रहे, सांसद रहे, बड़ी हस्ती हैं और काफ़ी नॉलेज है उनका राजनीति क्षेत्र में। तो भाई अब बसपा में है, तो बसपा का अभी बहन जी का रुख है इंडिया गठबंधन का, उस हिसाब से ही उनका जो है तय होगा। अगर मान लीजिए पार्टी से छोड़कर सपा में आते हैं, तो सपा जो है भाई उनका सम्मान करेगी, और अखिलेश जी करते भी हैं, तो ये होना चाहिए। तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई, 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था, उस पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी कल के एक अखबार में न्यूज़ चली आ रही है कि AIM जो ओवैसी जी हैं, उनके पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं। तो बहन जी इंडिया में नहीं आई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? अब ये है कि अब बहन जी नहीं आई भाई, उनका बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और हाँ, पार्टी का निर्देश भी है कि भाई बहन जी के खिलाफ क्या बोला जाएगा। बहन जी बड़ी नेता हैं और जो भी निर्णय लेंगी अच्छा लेंगी, और हमें उम्मीद है कि आना चाहिए। अच्छा, अभी उम्मीद है? भाई उम्मीद तो हम लोग यही कहेंगे कि आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा, उनके लिए भी, हम लोगों के लिए भी। तो यही हम चाहेंगे कि बहन जी जो है, तो अगर झुकाव होता है तो अच्छी बात है। वो भी चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इंडिया गठबंधन कुछ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्या ये सच है? ऐसी बात नहीं है, अफवाही है ये सब। देखिए जो है नेता हैं लोग, और राजनीतिक और जो कहीं कहीं जो चल रहा है चुनाव का, ऐसे तो बातचीत का कुछ दौर चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन ठीक है। तो 2024 चुनाव में आप लोग जो है केंद्र में आने जा रहे हैं? उम्मीद तो है भाई, अब भाई उम्मीद है, पर दुनिया टिकी है, तो हम लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है आएगी, जोर शोर से हम लोग लगे हैं। हाँ, ठीक रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे समय देने के लिए। धन्यवाद। अरे अब धन्यवाद आप लोगों का कि हमारे यहाँ आए, और देहातों में कौन आता है, और आप हमारे घर आ गए, सबसे बड़े मतलब आपको धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से गहराइयों से। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पे आते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।